रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन में एआईएमआईएम शामिल हो सकती है। एआईएमआईएम विपक्षी गठबंधन में चल रही बातचीत को लेकर संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। सीमांचल की सभी सीटों पर एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई, जिसमें मानकर चला जा रहा है कि एआईएमआईएम और आरजेडी और कांग्रेस सभी महागठबंधन में एक साथ आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। सीमांचल की सभी सीटों पर एआईएमआईएम जो है वो लड़ना चाहती है और बातचीत इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम की चलती हुई ये मानकर चला जा रहा है कि संभवतः ये बातचीत जो है वो निष्कर्ष तक पहुंचेगी, क्योंकि महागठबंधन में एआईएमआईएम शामिल हो सकती है। बातचीत को लेकर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस एमओआई समीकरण को लेकर आरजेडी हमेशा से चलती रही है, हालांकि आरजेडी ये भी अब दिखाने की कोशिश में जरूर है कि सभी जातियों का, सभी लोगों का साथ जो है वो लेकर आरजेडी आगे बढ़ रही है और इसीलिए महागठबंधन में आपको अब एआईएमआईएम के शामिल होने की बात भी तेजी से उठ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर बातचीत का दौर इस वक्त भी चल रहा है, इसे लेकर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र ये जरूर कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है उस बातचीत का लब्बो लुआब ये जरूर निकाला जा सकता है, या इस दिशा में इसे जरूर देखा या समझा जा सकता है कि महागठबंधन में आने वाले वक्त में एआईएमआईएम जो वो शामिल हो जाए। और एआईएमआईएम ने ये साफ कर दिया है कि सीमांचल का वो इलाका जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र वो माने जाते हैं और यहाँ पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी तरफ से इस जगह पर, इन इलाकों में जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, वहां पर अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास होता है। और प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और इस तरह की चर्चाएं हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो महागठबंधन में शामिल होने को लेकर एआईएमआईएम की चलती हुई, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, एमआईएम शुरू दिन से चाहती है कि फिरका परस्त ताकत है जो कॉमनल फोर्सेज हो वो सरकार गद्दी पर न बैठे, उनको हटाना जरूरी है। बिहार में जो है नीतीश और भाजपा की हुकूमत है उससे बिहार को नुकसान पहुंच रहा है, बिहार का सौहार्द बिगड़ रहा है, इसको गद्दी से उतारना जरूरी है। और ऐसे वक्त में बिहार में कोई एक राजनीतिक पार्टी सक्षम नहीं है कि वो अकेले ये काम कर सके, उसके लिए एक लार्जर अलायंस बनाने की जरूरत है। और यही बात हम लोगों ने 2019 में भी कहा था। और ये बातचीत जो है ये बातचीत आपको लग रही है कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द ये साफ भी हो जाएगा? आप देखिए, जाहिर है कि दोस्ती का मामला बड़े और छोटे में होता है, तो छोटे की इच्छा हमेशा होती है दोस्ती करने की, बड़ा जब तक हाथ नहीं बढ़ाए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त राजद और कांग्रेस जो सत्ता चाहती है उसके सामने में सत्ता है। एमआईएम तो न्याय की लड़ाई लड़ती है, हम आज अकेले भी हैं तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, कल भी मुझको लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली शक्तियां हैं ऐसे के हाथ में बिहार की बागडोर न जाए, तो उसके लिए इनको दिल बड़ा करने की जरूरत है, फैसला उनको करना है। ठीक, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बातचीत बन सकती है? आपकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है? बात हुई है उसने कोई निगेटिव मैसेज भी हम तक नहीं पहुंचाया है। जब तक उनके तरफ से ऐसे नो में नहीं बात आ जाएगी मैं कैसे कहूंगा। अच्छा, कोई शर्त भी है क्या? कोई शर्त भी है क्या अख्तरुल ईमान जी? अब जाहिर है कि बात बने तो बात आगे बढ़ेगी, है ना। अब पहले वो ये करे, पहले वो बैठने के लिए तैयार हो तब तो हो, है ना। अगर बातचीत बन जाती है अख्तरुल जी, अगर बातचीत बन जाती है तो आप लोगों की क्या इच्छा होगी? भाई राजनीतिक पार्टी है हमारी इच्छा क्या होगी? हमारी सबसे पहली इच्छा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार से निकाला जाए और इस वक्त दलितों को, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए न्याय पर आधारित एक सरकार बने। और हमारी ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को कितना साथ मिलता है ये भी तो देखना होगा। हमारे साथ देखिए दानिश इकबाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दानिश जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, एक अब अलायंस में महागठबंधन के अंदर सहयोगियों की संख्या
इस रूप में बढ़ती हुई नजर आती है कि एआईएमआईएम खुद इच्छुक है कि भाई हमें महागठबंधन का साथ मिल जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सांप्रदायिक और तुष्टीकरण के आधार पर जो गठजोड़ हो रहा है, जो दल है वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी दल कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करते आए हैं। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी भागीदार रही है और बिहार के अंदर आरजेडी है, और एमआईएम का भी यही रिकॉर्ड रहा है कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ाती है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति चलाती है। इससे बिहार के जनता को और बिहार के आने वाले चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में एकमात्र मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, 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 और विकास के आधार पर ही चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है बिहार का, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के माध्यम से जो विकास हुआ है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो निश्चित तौर पर बिहार सिर्फ विकास की ओर देख रहा है। लेकिन दानिश जी, आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये बातचीत बन जाए, ये साथ आ जाएं, तो वैसे में सीमांचल के इलाके पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने खासकर जो मुस्लिम समाज हैं, उनके अंदर जो पसमानदा समाज हैं, उनके डेवलपमेंट और विकास के जो कार्य किए हैं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर, जो दलित, शोषित, वंचित मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार जी ने भी किया है और नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। केंद्र सरकार की भी ऐसी कैसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से पसमानदा समाज की महिलाओं के अंदर उनके जीवन में बदलाव आया है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भी, खासकर जो 80% बिहार का पसमानदा समाज है, वो पूरी तरह से एनडीए के साथ एकजुट है। अख्तरुल इमान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अख्तरुल जी, लेकिन दानिश जी तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका तर्क है कि भाई हम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को रोकना चाहते हैं, इसलिए ये गठबंधन जरूरी है। मैंने किसी की मस्जिद तोड़ी, मैंने किसी का घर तोड़ा, मैंने किसी के धार्मिक स्थली का वो किया। कौन है ये लोग बोलते हैं? जमीर बेचकर जो लोग कुर्सियों से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों की बात मैं नहीं करता। पूरे देश में सौहार्द को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो भाजपा ने बिगाड़ा है। बाबरी मस्जिद के टूटने का आरोप किस पर है? गुजरात में जो खून बहा, बिल्किस आज रोती है। बिल्किस किसकी वजह से रोती है? आप नहीं देख रहे हैं आज बुलडोजर किनके घरों में लगे? लेकिन उनका तो तर्क है कि पसमानदा समाज कहीं पीछे छूट रहा था। सुन लीजिए, तुष्टीकरण की बात करते हैं तो बिहार में अभी जाति पर आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 2,31,00,000 मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। 1,65,70,000 देकर के 2 लाख नौकरियों से वंचित रखा मुसलमानों को। किसने? तुष्टीकरण का मतलब होता है उनके हक से, उनके अधिकार से ज्यादा उनको देना। क्या मुसलमानों को कभी नौकरी में, यूपीएससी की नौकरी में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, मिनिस्ट्रीज में, डेवलपमेंट में, ठेकेदारी में कहीं भी मुसलमानों को उसकी आबादी? लेकिन अभी तक बिहार की राजनीति में मुसलमानों को जितना प्रतिनिधित्व देना हो, उनके लिए जो कार्य करना हो, सरकार ने जिस तरीके से किया उसकी चर्चा सभी करते हैं। देखिए, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जेटू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी से जरा मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। अख्तरुल जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास भी आऊंगी। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। सीधे तौर पर एआईएमआईएम की इस कोशिश से क्या आपको लगता है कि कोई फर्क आने वाले वक्त में राजनीति में असर के तौर पर दिखेगा, या सिर्फ ये कोरी कोशिश है जिसका कुछ होना नहीं है? कश्मीर के पहलगाम घटना के बाद अब्दुल्ला ओवैसी का जो पूरा आभा मंडल है राजनीति में, वह बड़े पैमाने पर उसका विस्तार हुआ है। इसको इनकार नहीं किया सकता है। और मैं उनके समझता हूँ कि उनका वचन है यह दिया हुआ कि हमारा 4 विधायक तोड़े हो, हम 40 जीत के लाएंगे। उसके बाद उनका अंदरूनी मामला है, गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो उनका मामला हो सकता है। लेकिन बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि पैगंबर की ख्वाहिश थी शराबबंदी, नशा के खिलाफ, और पैगंबर की ख्वाहिश को पलीता लगाने वाला राष्ट्रीय जनता दल जो 46 करोड़ रुपया शराब की कंपनियों से चंदा लेता हो, हमको विश्वास नहीं होता कि एआईएम उसके साथ गठबंधन करेगा। हमको विश्वास नहीं होता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे इस्लाम धर्म मानने वाले बड़े कद के नेता, वह माननीय राबड़ी देवी विपक्ष का नेता बने और ओवैसी अपने
सिद्दीकी साहब नहीं बने, ये हम समझते हैं कि नहीं मंजूर होगा एआईएम को। लेकिन नीरज जी, वो तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना आपने करा ली, जब करा ली तो जो संख्या है, जो अनुपात है, उसके अनुसार आप लोगों ने उनके लिए किया क्या? हमने क्या किया, हमने इतना ही किया, क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं, वो बहस का विषय है। 8000 कब्रिस्तान घेरा और रूह को सुकून देने के लिए वहां पिरामिड भी लगवाया, बिजली पहुंचाया। हमने वही काम किया कि अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की संपत्ति थी, वह किस ढंग कब्रगाह टाइप का बना हुआ था, आज वह 30 महल बन गया। बिल्कुल, तो ये चाहत तो एआईएमआईएम की है नीरज जी, लेकिन क्या महागठबंधन में आरजेडी जो है वो इन्हें लेगी, कांग्रेस की सहमति होगी? हमारे साथ शक्ति यादव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत शक्ति जी आपका भी। शक्ति जी, बातचीत चल रही है, एआईएमआईएम खुद इच्छुक है कि भाई महागठबंधन उन्हें अपने साथ मिला ले और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को रोका जा सके, ये उनका कहना है। क्या बातचीत सचमुच चल रही है, सकारात्मक दिशा में है? खबर न्यूज 18 को कहां से प्राप्त हुई है, कौन चैनल चला रहा है? नहीं, ये खबर खुद एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान जी खुद भी बता रहे हैं। नहीं, वो बता रहे हैं तो उनकी बात तो सिर्फ नेतृत्व से हुई होगी। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं। और जहां तक आपने है, तो जब इस बात की कोई अगर आएगी तब हम इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे संज्ञान में अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं आई है। शक्ति जी, अगर मान लीजिए कि कोशिश होती है तो क्या उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है? नाव का खेल है, संभावनाएं रहती है, लेकिन हम जब तक हम लोग प्रवक्ता हैं, जब तक पार्टी नेतृत्व का कोई फैसला इस संबंध में हमको नहीं प्राप्त होता है या हमें ज्ञात नहीं होता है, तो उन विषयों पर अधिकारी, चूंकि मैं बोलूं तो अधिकारी आएगा, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो मेरे संबंध में अगर कोई नेता बोल भी रहा है तो किस हैसियत से बोल रहा है मैं नहीं जानता। हाँ, ये बात अलग है, कई लोग